गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम पार्टनरशिप फर्म के केस में हम बेसिक फंडामेंटल स्टडी कर चुके हैं, हम रिकंस्टिट्यूशन का केस जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म किन केसेस में हो सकता है, तो उनमें सबसे फर्स्ट आया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा केस होता है कि जिस केस में हमारा रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का, वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें तो एडमिशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि पहले से ही जब हमारे पास 2 या 3 पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं वो पहले से ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि एक नया पार्टनर और ऐड करने की। तो कई बार हो कह सकता है कि फर्म के जितने भी पार्टनर्स अभी तक वर्क कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, जबकि उनको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब मनी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी ये एक न्यू पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। यानी कि क्या हो सकता है कि मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इस पर्पस के लिए वो नए पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पार्टनर को ऐड करेंगे तो उन्हें उतना इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा जितना वो बैंक से लेकर उस बिजनेस की एक्सपेंशन कर पाते। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि कोई पर्सन इतना एक्सपीरियंस्ड है कि अगर आप उसको अपने बिजनेस में मिला लोगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए या बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर पाए। तो इस केस में हम उस पर्सन को एज ए पार्टनर अपनी फर्म में मिलाना जरूर चाहेंगे। तो एक ये रीजन हो सकता है कि टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट द कैपेसिटी और एक्सपीरियंस्ड ऑफ द पर्सन। हम उस पर्पस के लिए भी यहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंसी का फायदा उठाने के लिए, वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, इसका बेनिफिट उठाने के लिए हम उस पर्सन को एज ए पार्टनर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना चाहेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कई सेलिब्रिटीज ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए पार्टनर इंक्लूड कर लें तो उसकी वजह से हमारी फर्म का नाम हो जाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो इस पर्पस के लिए भी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए, गुडविल इंक्रीज करने के लिए भी हम किसी पर्सन को एज ए पार्टनर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कई रीजन हो सकता है कि हम इस पर्पस के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं, कि जो कैपेबल एम्प्लॉयज हैं वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में मन लगाकर काम करें। और मन लगाकर काम करने वो कब करेंगे, जब उनको लगेगा कि उन्हीं का ही पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है। तो इस केस में भी वो क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो अच्छे से काम करे, वो अपने एम्प्लॉयज को भी पार्टनर बना सकते हैं। तो कई रीजन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, फर्म में न्यू पार्टनर के एडमिशन के। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर ऐड होता है तो ऐड करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है जो एक पूरी करनी होती है, जो कहते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम किसी भी पार्टनर को केवल उसी कंडीशन में ही पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर सकते हैं जब सभी पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एग्री करते हो। कि मानकर चलो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, वो सी को ऐड करना चाहते हैं, तो सी को ऐड केवल वो उसी कंडीशन में ही कर पाएंगे। या तो पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था स्टार्टिंग में, अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्कस नहीं हुआ था तो उसके अलावा उस केस में ही सी को एज ए न्यू पार्टनर ऐड किया जा सकता है, अगर सभी पार्टनर उसके लिए एग्री करते हो। सभी पार्टनर मीन्स ए भी और बी भी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मना कर देता है तो उस केस में भी हम सी को ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहां कह सकते हैं पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जब भी पार्टनर ऐड हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट है मीन्स पार्टनरशिप डीड, ओल्ड एग्रीमेंट है उसका एंड हो जाता है और जो न्यू एग्रीमेंट है कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। वहां से पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट वहां से स्टार्ट होता है आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू पार्टनरशिप फर्म। तो हमें यहाँ एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी नया पार्टनर ऐड होता है तो पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर के ऐड होते ही उसके राइट क्या होते हैं।
पार्टनर्स को वो न्यू पार्टनर को वो सभी राइट्स मिल जाते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स को मिले हुए हैं, कि उसको राइट हो जाता है राइट टू टेक द शेयर फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट और राइट टू टेक या राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि जो भी उस फर्म की असेट्स हैं उनमें भी उसका शेयर जो है बन जाता है। तो वो जितने भी फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उन पे उसका राइट होगा, जितने भी असेट्स होंगी उन पे भी उसका इक्वल ही राइट होगा। अब जैसे कि हमने इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो हमें पता है कि रिकंस्टिट्यूशन जब भी होता है वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट इन दैट केस। तो वो एडजस्टमेंट हम जैसे कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में की थी कि 4 या 5 एडजस्टमेंट जो आई थी हमने वो की थी। तो ऐसे ही सेम जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो उस केस में भी हमें कुछ एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है। अब वो एडजस्टमेंट है क्या, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमें करनी पड़ती है, उनमें सबसे पहली एडजस्टमेंट होगी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। कि सबसे पहले, क्योंकि पहले ए और बी मान फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे सिर्फ, अब जब सी वहां पर एंटर करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि पुराने एग्रीमेंट में तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 पार्टनर्स के बीच में थी। अब जब नया पार्टनर्स आ चुका है तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी जो हमें कैलकुलेट करनी है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट में उसको कुछ शेयर मिलता है और उसको जो वो शेयर मिलता है वो जो रिमेनिंग पार्टनर में से ही रिमेनिंग पार्टनर ही उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर का ही शेयर एक्वायर किया जा रहा होता है उस केस में। तो एक बार दोबारा सॉरी, कि जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर एक्वायर किया जा रहा होता है और या ओल्ड पार्टनर ही जो है अपने शेयर की फॉर्म में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आप निकाल लोगे तब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने न्यू पार्टनर्स के लिए कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया। इसके अलावा जैसे हम पहले कर चुके हैं कि हम गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ही पॉइंट रहेंगे। तो अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम चैप्टर कर चुके हैं, अगर आपने उसमें ये पॉइंट अच्छे से किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनका बेनिफिट यहाँ जरूर मिलेगा। थोड़ा सा अलग तो होगा लेकिन इतना भी अलग नहीं है। अगर आपने वो अच्छे से किए हैं तो आपके लिए बड़ा इजी होगा ये पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम इन पॉइंट को अब स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, कि जब जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में जब हम अभी के लिए मानकर चल रहे हैं कि ए और बी 2 ही पार्टनर हैं, तो जब भी वो किसी नए पार्टनर को ऐड करेंगे, अब नए पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर्स जो है जरूर मिलेगा प्रॉफिट में। अब वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इन्हीं 2 पार्टनर्स से ही हम एक्वायर कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये 2 पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट ही है जो कुछ हम कम कर रहे होंगे और वो प्रॉफिट हम सी को दे रहे होंगे। तो होगा क्या कि इन फ्यूचर जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी थी इनके बीच में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो डिडक्ट हो रहा होगा और वो डिडक्ट होके किसके पास जा रहा होगा, सी के पास जा रहा होगा। तो मीन्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज्ड नहीं रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो हमें हमारा सबसे पहला वर्क क्या होगा, जो ये एडजस्टमेंट है हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट भी क्या रहेगी, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां चलिए देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड हमें किस किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। है बिल्कुल सिंपल ही, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने की कि आपसे कहा क्या गया है। तो चलिए, जैसे कि आपको ये कह दिया जाए कि ए और बी पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, और ये कह दिया जाए साथ में कि दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि ए और बी पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और उसको वो 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट का देंगे। तो 1/4 का मीनिंग क्या है कि 1 का 4th पार्ट जो है वो सी को देंगे।
तो इस केस में जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आपको ओल्ड पार्टनर की रेशो गिवन है और आपको ये कह दिया जाए कि न्यू पार्टनर को कुछ शेयर देंगे, उस शेयर के बारे में बता रखो और इसके अलावा आपको कुछ ना बताया गया हो, ये नहीं बताया कि ये जो 1/4 है कौन देगा, कितना देगा, इसके बारे में ना कहा गया हो, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस पॉइंट में हम 1/4 शेयर दे रहे हैं न्यू पार्टनर को। 1/4 का मतलब क्या है, 1 का 4th पार्ट, मीन्स टोटल 1 होगा तभी हम उसका 4th पार्ट दे रहे हैं उसको। तो इस केस में हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, कि टोटल प्रॉफिट हमने सपोज किया कि 1 था। ध्यान रखना ये हम किस केस में कर रहे हैं, ये हम उस केस में कर रहे हैं कि व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, हमने टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना है कि 1 था, उस 1 का 4th पार्ट किसका है, सी का। सी का शेयर आ गया इसमें 1/4। इट मीन्स अगर 1 में से 1/4 सी को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 1 - 1/4 मीन्स 3/4। 3/4 जो है हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिए कि टोटल में से हम सी का शेयर दे चुके हैं और जो रिमेनिंग शेयर बचा वो किसका बचा, वो बचा हमारे पास ए और बी का। तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कैसे आया, अभी जो 3/4 था ये किस किस का शेयर बचा, ए एंड बी का। तो ए और बी का मीन्स ये जो 3/4 है जो प्रॉफिट है ये ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे, जो वो पहले किया करते हैं 2:1 में। 2:1 मीन्स यहां पर 3/4 का 2/3 तो जाएगा ए के पास और बीज न्यू शेयर इस 3/4 का 1/3 बी को मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि 6/12। वैसे तो देखिए ये आपस में कट सकते हैं लेकिन आपने यहां कट नहीं करने, आप सिंपल इसको रखिए। ये आ गया 3/12 और सी का शेयर कितना आया, सी का शेयर वैसे तो आपके पास पहले से ही गिवन है कि 1/4 है, लेकिन अगर आप वैसे भी निकालना चाहें तो वैसे भी आप इसको निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट यही लिखोगे 1/4। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अगर हम इसको डिनोमिनेटर को हमने अगर 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को ही न्यूमरेटर को, 3 को ही डिनोमिनेटर को, मीन्स इसको हम 3/12 भी कह सकते हैं। तो यहां से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या आएगी, तो यहां सी का शेयर क्या है 1/4 और डिनोमिनेटर को हमने इक्वल करने के लिए क्या किया, क्योंकि यहां भी 12 है यहां भी 12 है डिनोमिनेटर, तो हमने यहां भी 12 करने के लिए हमने 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को ही डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को। हमारे पास आ गया ये 3/12। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 6/12। रेशियो बी की आई थी हमारे पास न्यू शेयर 3/12 और सी का शेयर भी आया था 3/12। तो हम इसको यहां क्या कह सकते हैं कि हमारी रेशियो क्या आई 2:1:1। लेकिन ऐसी मिस्टेक कभी मत करना कि आप ये कर रहे हो कि 2:1 थी और यहां से साफ पता लग रहा है कि 1/4 है तो आप इस रेशियो में यहां 1 लिख दोगे। ऐसी मिस्टेक कभी मत करना क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केस जो इसमें आ सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। आपको ये कहा जाए कि ए और बी पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 7:5। उन्होंने कहा कि दे एडमिटेड सी विद 1/6 शेयर। 1/6 शेयर बोल दिया और आपको ये कह दिया कि ये जो 1/6 शेयर है इसके लिए वो 1/12 फ्रॉम ए से एक्वायर करेगा एंड रिमेनिंग 1/12 एक्वायर फ्रॉम बी। तो इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो तो यहां से देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सी लैंग्वेज में इसने कहा है कि ए और बी की रेशियो 7:5 थी।
उन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 के लिए, और ये क्या गया कि इस शेयर के लिए वो कितना कितना शेयर किससे ले रहा है, 1/12 ले रहा है ए से, 1/12 ले रहा है वो बी से। तो यहां देखिए ए का शेयर कितना था, ओल्ड शेयर अगर हम इसको कहें, ए का ओल्ड शेयर था 7/12, और न्यू शेयर कितना आ जाएगा, एज न्यू शेयर, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर था ए का 7/12, उसने उसमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा 1/12 फ्रॉम ए। अगर उसने 1/12 ए से ले लिया तो ए के पास कितना बचा, 6/12। इसी तरह अगर हम बी के बारे में बात करें, बी ओल्ड शेयर कितना था हमारे पास, 5/12 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, और इसने भी कुछ ना कुछ सी को दिया है तो वो भी हम निकाल लेंगे। यहां हम लिखेंगे बीज न्यू शेयर, पहले उसका शेयर था 5/12 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ने बी से कितना लिया है, 1/12। तो 1/12 सी ने अगर बी से लिया है तो बी के पास कितना रह जाएगा, 4/12। और सी का शेयर हमें पता ही है, सी का शेयर अगर हमें खुद कैलकुलेट करना तो खुद भी कर सकते हैं कि जैसे 1/12 उसने ए से लिया, 1/12 हमने बी से लिया, तो ये आ जाएगा 2/12, जिसको या 1/6 जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां से अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें कि ए और बी की, ए बी और सी की कितनी आई है, तो देखिए ए का न्यू शेयर यहां से आया 6/12, बी का शेयर आया 4/12 और सी का शेयर यहां पर आया 2/12, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, 3:2:1 जो है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। इस क्वेश्चन को वो दूसरे फॉर्म में भी कह सकता है। दूसरे फॉर्म में वो कैसे कहेगा, अगर वो ये कह देता कि सी एक्वायर ही शेयर इक्वली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इक्वली, यहां एक चीज देखिए, ध्यान रखिए, उसने सी एक्वायर ही शेयर इक्वली, सी को मिलना कितना था, 1/6। अगर ये कहा जाए कि ये इक्वली लेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर से, मींस 1/6 का हाफ वो ए से लेगा, 1/6 का हाफ बी से लेगा। तो यहां देखिए मैंने यहां लिखा कि शेयर एक्वायर बाय सी फ्रॉम ए, तो वो ए से कितना लेगा, अगर इक्वली ले रहा है, आधा ए से आधा बी से, तो मींस 1/6 उसको मिलना था, उसका हाफ अगर किसी चीज का करना हो तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता ही है। मींस कि यहां पर 1/12 वो ए से लेगा और 1/6 का ही हाफ वो बी से लेगा। तो यहां से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि उसने कहा था कि जितना भी उसका शेयर बनता है, सी एक्वायर ही शेयर इक्वली फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर ए है या बी है उनसे वो आधा आधा लेगा। मीन्स उसको 1/6 मिलना था, उसका हाफ ए से लेगा, उसी का हाफ वो बी से लेगा। तो इस तरह से अब हमने देखा कि 7/12 शेयर था ए का, उसमें से 1/12 सी ले गया तो रिमेनिंग बचा 6/12। बी का शेयर था पहले 5/12, उसमें से ये 1/12 सी लेगा तो मीन्स 4/12। यानी कि वो आपसे डायरेक्ट भी बोल सकता है कि सी जो है एक्वायर करेगा 1/12 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी, और वो इस फॉर्म में भी कह सकता है सी एक्वायर ही शेयर इक्वली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जरूरी नहीं है कि वो इसी रेशियो में कहा, इक्वली की जगह वो ये भी कह सकता था इन द रेशियो ऑफ 1:1, वो कह सकता था इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर वो यहाँ पर 2:1 कहते हैं तो मीन्स कि ये जो 1/6 है इसका 2/3 जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2/3 जो है ए से लिया जाएगा, और इस बी से वो लेगा जितना भी उसका शेयर बनता था उसका 1/3, वो कुछ भी कह सकता है। क्लियर है? अगर वो यहां कहता है कि 2:1 में लेगा तो इसका मतलब 2/3 ए से 1/3 बी से, जितना भी उसका शेयर बनता है उसका। तो यहां ये आपने ध्यान रखना कि वो किसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ के लिए, क्योंकि 1:1 भी कह सकता था। इससे रिलेटेड जो एक और केस बनता है वो क्या है,